सबको ओम शांति। आज हम लोग वितान भाग 2 के अतीत में दबे पांव पाठ पर चर्चा करेंगे। और अतीत में दबे पांव पाठ ओम थानवी जी के द्वारा लिखित है और इसे सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत का पुरस्कार मिल चुका है। यह यात्रा वृत्तांत कई संदर्भों में बहुत ही अच्छा है। पहले जो इसकी खास बात है कि ऐसा हमको लगता है कि जैसे हम किस चीज़ का आंखों देखा हाल और अपने पास से ही देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, ऐसा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। दूसरा जो उन्होंने इतिहास के जिस कालखंड को लिया है उसकी ऐतिहासिकता को भी प्रदर्शित किया है, उसके महत्व को भी बताया है। ये बहुत ही इस संदर्भ में बहुत अच्छा है। और आप सभी को बता दूं कि आप सबने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सबने लगभग पढ़ रखा है, चूँकि क्लास 6 to 8 में हर सब चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे पी बोर्ड हर जगह वो कवर करवा देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब दो चीज़ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या जो आदर्श है, जो उसका प्रभाव है, क्यों है। पहली चीज़ का महत्व क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने प्रकाश में लाया था पूरी दुनिया के सामने। और उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अब क्योंकि अंग्रेज अपने को सभ्यता में हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश में आई और यहाँ के जो ढकी हुई नालियाँ, जो सुंदर नगरी सभ्यता का लोगों ने देखा, उसका ढांचा देखा, तो इसे लगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी विश्व की सर्वाधिक प्रमुख सभ्यताओं में से एक है और इससे भारतीय सभ्यता के प्राचीन होने का प्रमाण मिल गया, जिससे भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना आई। तो एक बहुत बड़ा तथ्य था, बहुत बड़ा एक आदर्श था कि भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना आए, भारतीय लोग भी जागरूक बने। तो इसने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भी बहुत हमारी मानसिकता को ऊंचा रखने में बहुत अच्छा काम किया था। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है वो 5 नदियों का, पाकिस्तान में जो 5 नदियों का प्रदेश है, सतलज है, चिनाब है, रावी है, तो जो ये 5 नदियां हैं, झेलम, तो 5 नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दोआब है, वैसे ही ये सतलज का जो दोआब है बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है, आज भी उपजाऊ है। अब ऐसे संदर्भों में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी कैसे नष्ट हो गई, इसका भी जो एक कई कारण दिए जाते हैं, उसको भी हमारे लेखक ने इस पर भी प्रकाश डाला है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2-3 है वो बहुत ही क्या क्या है वो आप देख लें। पहला जो प्रश्न है वह यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में आडंबर का अभाव है और यह सरलता में, इसका जो सारांश है इस सभ्यता का महत्व है इसकी सरलता में है। दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें राजतंत्र का कोई महत्व नहीं था, यह समाजपोषी सभ्यता थी। तीसरा जो अक्सर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएं। तो ये तीनों ही प्रश्न जो है, और एक प्रश्न और है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जल संस्कृत की सभ्यता थी। अब देखिए सबसे अंतिम प्रश्न यही लेते हैं कि जल संस्कृत की सभ्यता कैसे थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल निकासी की बहुत ही उत्तम व्यवस्था पाई गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता में ढकी हुई नालियाँ मिली हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता है जिसमें कुओं का प्रयोग हुआ है। लोगों ने भूजल का प्रयोग करना सीखा है कुओं के माध्यम से। तो एक बहुत इसका महत्व है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है में आडंबर का भाव था, यह राजपोषित न होकर के समाजपोषित सभ्यता थी। इसमें 2-3 फैक्ट आप बहुत अच्छा देख सकते हैं कि किसी बड़े राजमहल के अवशेष नहीं पाए गए हैं, हथियारों के अवशेष नहीं पाए गए हैं, किसी बड़ी सेना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वरन ऐसे साक्ष्य हैं कि समाज के लोग मिलजुल करके आपस में शासन चलाते थे और एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते थे, जिससे हमारा समाज चलता रहे। तो बहुत ही आधुनिक संदर्भों में भी ऐसे नगर के सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें कि सिंधु घाटी की सभ्यता राजपोषित सभ्यता नहीं थी, समाज पोषित सभ्यता थी।
तो इसके लिए हमने 3 प्रमुख इसके जो साक्ष्य हैं वो दिए। नंबर 1 के साक्ष्य जो आप लिखेंगे कि जो राजा है उसका राज मुकुट बहुत छोटा सा है। इससे तात्पर्य है कि राजा का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, समाज के अन्य लोगों का महत्व ज़्यादा था। दूसरा जो तात्पर्य है कि कोई बहुत बड़ी सेना के अवशेष नहीं मिलते हैं और पूरे समाज में ऐसा एक संगठनात्मक ढांचे का अवशेष मिलते हैं जो कि समाज पोषित था। तीसरा जो है वह है समाज में जो वर्गीकरण था वह इस तरह से था कि किसी को ज़्यादा या किसी को कम महत्व वाली बातें नहीं थी। तो इस प्रकार से हम समाज पोषित सभ्यता का ही नाम देंगे। राज्य पोषित या धर्म पोषित सभ्यता से ज़्यादा समाज पोषित थी। दूसरा जो प्रश्न था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जल संस्कृत थी, तो इसका भी आपने देख ही लिया। और तीसरा जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं हैं, नंबर 1 तो सड़कें समकोण पर काटती हैं, नंबर 2 ढकी हुई नालियां हैं, नंबर 3 है जल संस्कृति है, विश्व की पहली सभ्यता है जो जिसने भूजल का उपयोग किया, और सुव्यवस्थित नगरीकरण सिंधु सभ्यता की बहुत बड़ी विशेषता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता में विदेशों से भी व्यापार होता था, जिसमें हम मिस्र की सभ्यता से भी और फारस की घाटी की सभ्यता दोनों ही से व्यापार के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। और इसमें कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत सारे चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता का जो हमने पहले ही बताया था कि महत्व इस संदर्भ में है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अस्तित्व में आने के बाद भारतीय सभ्यता का जो एक सातत्य है वह हमें पता चला है। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है।